हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत बात करने वाले हैं डाटा कलेक्शन का। तो हाउ टू डाटा कलेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन। तो हमारे दिए गए जनसंख्या में से किस तरीके से हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, सैंपल का कलेक्शन करते हैं, तो उस सारी प्रक्रिया के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स अनुसंधान करना चाहते हैं या जो अनुसंधान कर रहे हैं यानी रिसर्च कर रहे हैं, जिनका रिसर्च टॉपिक बन चुका है, आपकी प्रॉब्लम सेलेक्ट हो गई है या नेट जेआरएफ से रिलेटेड बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला वीडियो हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम सारे स्टेप्स को यहाँ वन बाय वन हम लोग डिस्कशन में लाएंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। और आइए देखते हैं यहाँ पे कि हम डाटा कलेक्शन के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी या क्या क्या प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आपको करना क्या है, कलेक्टिंग रिसर्च डाटा इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, यानी कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण स्टेप्स यानी चरण होते हैं जिसको एक रिसर्चर को कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहला जो आपके पास है, डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जैसे सबसे पहले आपके पास अगर रिसर्च प्रॉब्लम तैयार हो जाता है तो उसके बिहाफ पे हम क्या बनाते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। और इस रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है क्लियरली आर्टिकुलेट द रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स टू बी मेजर्ड। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो है रिसर्च क्वेश्चन तैयार होता है। रिसर्च क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं यानी परिकल्पना का निर्माण करते हैं, जिसका हम लोगों को टेस्ट करना होता है। और उसके रिलेटेड उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको किस तरीके से मेजर्ड किया जाएगा, किस तरीके से उनका हम जो है क्लैरिफिकेशन देंगे, वह बात एकदम क्लियर आपको रखनी होती है। तो पहला काम आपको ये करना होता है। दूसरा काम हमको क्या करना होता है, चूज़ अ डाटा कलेक्शन मेथड। तो उसके बाद जब हमारा हाइपोथेसिस बन जाता है, हमारे वेरिएबल्स क्लियर हो जाते हैं, हमारे डायमेंशन क्लियर हो जाते हैं, उनका मापन किस तरीके से किया जाएगा वो क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमें जिस तरीके का हाइपोथेसिस होता है और जिस तरीके का वेरिएबल्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा कलेक्शन का मेथड इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम सर्वे मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमारा सर्वेक्षण विधि है या सर्वे मेथड हमने इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सर्वे मेथड हमको दो तरीके से किया जाता है। पहला तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्या करना होता है मित्रों, जैसा कि आपका कोई भी जैसे इंटरव्यू आप लेना चाहते हैं या ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं या सेकेंडरी डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो किस तरीके का आप सर्वे करना चाहते हैं वो आपको पहले मेंशन करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑनलाइन आपको फीडिंग करना होगा या उसका जो है ऑफलाइन जाकर आपको स्वयं सर्वे करके आना होता है। अब सर्वे में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका इंटरव्यू हो सकता है। अब इंटरव्यू जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इंटरव्यू ले सकता है, यानी ऑनलाइन आपका हो गया सिस्टम। और या ऑफलाइन आप जाकर के किसी व्यक्ति का अगर आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्वयं जाकर के वहाँ ऑफलाइन मेथोडोलॉजी के अंतर्गत उसके आप जो 1-to-1 टॉक करके उससे आप जो है सर्वे कर सकते हैं, यहाँ डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के अंतर्गत आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब यह होता है कि इंटरव्यू आपका संरचित भी हो सकता है, असंरचित भी हो सकता है। अब संरचित इंटरव्यू क्या होता है, जैसा कि आपको पहले से एक क्राइटेरिया बना लिया जाता है कि हमें इस फला डायमेंशन पे बात करनी है और इसी से रिलेटेड हमें बात करनी है, और आप उतनी ही बात करके डाटा कलेक्ट करके आप चले आते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको तो जो डाटा लेना था आपने उतना लिया, लेकिन अब आप उसके बियॉन्ड भी जाकर उसके अतिरिक्त भी आपको लग रहा है कि नहीं, हमें यहाँ से कुछ अतिरिक्त इस आदमी से कुछ हमें डाटा मिल सकता है या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो वह भी आप वहाँ क्या करते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं। तो वह अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। और ऑब्जर्वेशन करना चाहते तो ऑब्जर्वेशन कर सकते
सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं वह भी आप लोग कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि जैसे इंटरव्यू क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस क्या होता है, आप लोगों को क्लियर होगा। अदरवाइज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए कर दूँगा। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि इंटरव्यू पे मैंने जो है शायद वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है मित्रों, स्टेप 3 पे आते हैं। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स आर सोर्सेज। अब जैसे आपने सर्वे मेथड इस्तेमाल किया तो उसमें आपको यह भी पता लगाना है कि इसके अंतर्गत हम किसको किसको रखेंगे, क्योंकि आपका पॉपुलेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब उस एग्जिस्टेंस के अंतर्गत आपको वो पॉइंट आउट करना है कि आपके मेन सोर्स कौन होंगे जहाँ से मुझे डेटा मिल सकता है। मेन पार्टिसिपेंट्स क्या हो सकते हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन या डेटा मिल सकता है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अर्थात इसके अंतर्गत हमें क्या क्या करना होता है, सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। सैम्पलिंग क्या होता है, प्रतिदर्शन होता है। जैसा कि हम पॉपुलेशन में से कुछ समूह को इकट्ठा करते हैं, कुछ भाग को या सबसेट्स को हम कलेक्ट करते हैं। अब सैम्पलिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे इसमें कुछ चीज़ें हमने लिख रखा है। रैंडम सैम्पलिंग आप कर सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं, कन्वीनियंस कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सैम्पलिंग होती हैं। उसके अंतर्गत आपका जिस तरीके का उद्देश्य होगा, जिस तरीके का आपका हाइपोथेसिस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सैम्पलिंग करके पार्टिसिपेंट्स या सोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको सोशल मीडिया या फ्लायर्स या ईमेल का भी इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से तीसरे स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पार्टिसिपेंट्स और सोर्सेस का और उनको इकट्ठा करते हैं। अब जब ये हमें पता चल जाता है कि पार्टिसिपेंट्स कौन, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, सोर्सेस कौन हैं, तो उसके बाद हम चौथे स्टेप में आ जाते हैं मित्रों। और चौथे स्टेप में क्या करना होता है, इसके अंतर्गत डेवलप डाटा कलेक्शन टूल्स। तो आपके पास अगर स्टैंडर्ड टूल्स है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज़ आपको डाटा निर्माण करना होता है या डेवलप करना होता है अपने टूल को, किसके लिए, कलेक्शन करने के लिए डाटा को। अब इसके अंतर्गत टूल कौन कौन से किस प्रकार के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं क्वेश्चनायर हो सकता है, प्रश्नावली हो सकता है, इंटरव्यू गाइड्स हो सकता है यानी साक्षात्कार हो सकता है, ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, अवलोकन विधि हो सकता है, डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म हो सकता है। तो इन तरीके के आपको जो है टूल्स बनाने पड़ते हैं या आपको टूल्स की व्यवस्था करनी होती है। तो जब आपको टूल्स मिल जाते हैं तो उसी टूल्स के माध्यम से आप क्या करते हैं, डेटा का या सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। अब आप जब टूल्स आपके पास निर्माण हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो हम 5वें स्टेप में पहुंचते हैं। इसके लिए हमें पायलट टेस्ट एंड रिफाइन करना होता है। पायलट टेस्ट क्या होता है मित्रों, कि जैसे हम अनुसंधान पूर्ण करने से पहले हमको जहाँ, जैसे कि हमको जिस जगह पर डेटा मिलना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जाकर उसका मतलब पायलट रिसर्च करते हैं। पायलट टेस्ट का मतलब होता है कि आप पहले से देखिए वहाँ पे क्या जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ वो क्या वहाँ पे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो यही होता है पायलट टेस्ट या रिफाइन करना। मतलब हम सबसे पहले जो है उस वहाँ पे जाते हैं और अनुसंधान करता ये देखता है रिसर्चर कि हाँ मैं जो अपना उद्देश्य या हाइपोथेसिस बनाया हूँ उसके हिसाब से मुझे वहाँ से डेटा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जैसे आपको कहीं आप ज़मीन लेना होता है तो आप ज़मीन के पहले जाकर वहाँ पे सर्वेक्षण करते हैं ना कि ज़मीन कैसी है, यहाँ ज़मीन लेना उचित है या नहीं है, यहाँ ज़मीन लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं पायलट रिसर्च करना, यानी पायलट टेस्ट करना होता है। तो ये काम रिसर्चर करता है। इसीलिए इसके अंतर्गत ये 2 बातें ध्यान देनी होती है कि प्री टेस्ट मतलब टेस्ट के पहले जो हम लोग काम करते हैं, तो प्री टेस्ट डाटा कलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करके जो है हम उसको
वहाँ से सर्वेक्षण करके आते हैं, या रिफाइंड टूल्स बेस्ड ऑन फीडबैक, यानी हम वहाँ पे कुछ फीडबैक दूसरों से लेकर आते हैं कि हाँ यहाँ पे डेटा इस तरीके से मतलब मुझे चाहिए, क्या मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम वहाँ पे चीज़ों को समझ के बूझ के आते हैं। तो जब इतना हम लोग करके आ जाते हैं तो छठे स्टेप में हम लोग पहुँचते हैं। फिर डाटा कलेक्शन की बात हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कलेक्ट डाटा। फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें फॉलो एथिकल गाइडलाइंस, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी हमें जो डाटा का इथिकल कॉन्सेप्ट होता है उसको, यानी नैतिकता को अपने अंदर रखना है और सही तरीके का डाटा आपको लेना है। नहीं तो बहुत से रिसर्चर या बहुत सारे जो है अनुसंधानकर्ता लोग जो है क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाटा को थोड़ा बहुत लिए और उसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जो कि बहुत ही इररिलेवेंट चीज़ें आपके सामने मिल जाती हैं। तो इस सब से बचने के लिए आपको एक रिलेवेंट डेटा आपको चाहिए, जिसके लिए आपको एथिकल गाइडलाइन के अंतर्गत डेटा का कलेक्शन करना होगा। ठीक है, और यह भी इंश्योर करना होगा कि इंश्योर डाटा क्वालिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, मतलब हमने जो डाटा लिया है या डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो एक्यूरेसी को बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं, उनकी कंप्लीटनेस स्थिति क्या है, वो सही है या नहीं है, इन सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा। और ये सारा काम रिसर्चर का होता है। फिर हम लोग बात करते हैं 7वें स्टेप में। फिर जब ये बात हम कर लेते हैं तो स्टोर एंड मैनेज डाटा। फिर उसके बाद मैं जब उसको डाटा को कलेक्ट कर लेता हूँ तो उसको एक जगह स्टोर करना पड़ता है और उसका मैनेजमेंट करना होता है। ऑर्गेनाइज डाटा इन सिक्योर एसेसिबल फॉर्मेट, मतलब हमको ऐसी जगह रखना है कि मुझे बार बार अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं बार बार उसको एक्सेस कर सकता हूँ, या हम किसी भी चीज़ के लिए उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या उसमें हम कुछ भी तोड़फोड़ कर सकता हूं, मतलब कि मैनिपुलेट कर सकता हूं, जहां भी रहे वो आराम से डिलीट ना हो, एक बार नहीं उसको कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से उस डाटा को हम एक जगह एकत्रित करते हैं। और इस डाटा को एकत्रित करने के लिए आप जैसे MS एक्सेल की स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम डाटा का जो है स्टोरेज करते हैं। फिर उसके बाद हम जब स्टोर कर लेते हैं डाटा को तो लास्ट में हमको क्या करना होता है, एनालाइज डाटा, यानी फिर हमें उसको क्या करना, विश्लेषण करना होता है डाटा का, कि हमको जो डाटा मिला है वो उसमें क्या है। स्टेटिस्टिक्स हम लगाते हैं, वहाँ पे सांख्यिकीय विश्लेषण लगाते हैं, या MS एक्सेल पे उस डाटा को ले जाकर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, या SPSS पे ले जाकर के उसका हम जो है विश्लेषण कर लेते हैं। क्वालिटेटिव डाटा है तो अपना कोडिंग करके उसकी थीम्स बना करके हम उसके लिए विश्लेषण कर लेते हैं। तो जिस तरीके का आपके पास जो है डेटा होता है, क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव के अंतर्गत हम उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव के अंतर्गत उसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसके डाटा का परिणामात्मक रूप सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 9वें स्टेप में हम लोग उसका जनरलाइजेशन कर लेते हैं। जनरलाइजेशन मतलब है ये डाटा का सामान्यीकरण कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेप आप होता है डेटा कलेक्शन के अंतर्गत। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।